नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ जागृति। रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां हरियाणा के करनाल जिले में प्रेमनगर क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब सीएम के आवास पर कुछ युवकों ने पथराव कर दिया। आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल के घर पर अज्ञात युवकों ने हमला कर दिया। बाइक सवार युवक पथराव कर फरार हो गए। वही वारदात से पुलिस में भी हड़कंप मच गया और आरोपियों की तलाश की जा रही है। वही जानकारी के अनुसार हर रोज की तरह शुक्रवार देर रात को सचिन और मोनू नामक दो सुरक्षा कर्मियों की गार्ड के तौर पर ड्यूटी थी। देर रात अचानक ही बाइकों पर सवार होकर आए 5 से 6 युवकों ने मुख्यमंत्री के आवास पर ईंट फेंकनी शुरू कर दी। ये देखते ही सुरक्षा कर्मी सचिन दीवार से कूदकर बाहर आया और आरोपी का पीछा करने का प्रयास किया, लेकिन आरोपी फरार होने में कामयाब रहे। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। हाँ जी, हमने सीसीटीवी फुटेज देखी है, उसमें 7 आदमी दिखे हैं हमें। हम कार्रवाई कर रहे हैं और आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मोटरसाइकिल पे थी जी, मोटरसाइकिल एक स्कूटी पे है और एक मोटरसाइकिल है। तो सीएम हाउस के अंदर कोई था व्यक्ति उस समय? हाँ जी, हमारी गार्ड थी। 2 लोगों की होती है? हाँ जी। तो वो बाहर आए तो भाग गए वो? हाँ जी, उन्होंने देखा, जैसे ही उनको पता चला वो बाहर आए। उन्होंने पकड़ने की कोशिश भी की है लेकिन वो भाग गए। तो सभी अपना बाइक पे आए थे, कहीं अपना 3-4 यानी कि 2 बाइकें थी, 5-7 लड़के थे, ईंटें मारते भाग गए हैं बस। मतलब सीएम हाउस की बारी मारी है? हाँ जी, सीएम के बस से वो निकले ना सचिन। तो कैमरे लगे हुए थे? नहीं, कैमरे लगे नहीं हुए। हमने पहले भी बोला हुआ इनको, हमने कैमरे के लिए तो फेंकने आई थी बाहर। तो जैसे ही मैंने देखा जहाँ पे पुलिस खड़ी थी, दूसरे खड़े थे, सचिन ने छलांग मारी और बाहर निकला, वो भाग गए। तो मुख्यमंत्री के घर पे पत्थर मारे? मुख्यमंत्री के घर पे। आप पड़ोस में रहते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। हमने सोचा शायद कोई चोर ना हो। हम फिर अपनी ऊपरी मंजिल पर देखने गए, भाई कोई ऊपर ना हो बैठा हो, कोई ना हो। ऊपर घर के पास रहते हैं, फिर भी इसकी वो हमें मतलब ये है कि हम डरते रहें, जहाँ कोई कैमरा ना हो, कुछ ना हो, हम तो सो भी ना पाएंगे दरवाजे। आम आदमी पार्टी से खरड़ विधानसभा से चुनी गई विधायक अनमोल गगन मान ने हर खबर से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लोगों का बहुत धन्यवाद। आगे उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लोगों से जो वादे किए थे उनको पूरा किया जाएगा। साथ ही आप विधायक अनमोल गगन मान ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का धन्यवाद करते हुए कहा कि ये जीत अरविंद केजरीवाल और भगवंत सिंह मान की है, जिन पर पंजाब के लोगों ने विश्वास जताया है। जित चुके हैं पंजाब के लोगों ने एक जेड़ा क्रांतिकारी फैसला लिया, दिल तो फैसला लिया, अपने बच्चों लिए फैसला लिया। एक ईमानदार बंदे नूं सरदार भगवंत सिंह मान जी नूं, साडे वड्डे वीर नूं जिम्मेवारी दी मुख्यमंत्री बनन दी ते सानूं अपने अपने विधायक बनाया अपने अपने एरिए का। ये बैठक भगवंत भाई की इसलिए बुलाई गई है, इसलिए बुलाई गई सी, सानूं समझाया गया हर एक विधायक नूं कि ईमानदारी नाल चलना है। साडी पार्टी ईमानदारी बेस है, पूरी सख्ती दे नाल हर एक चीज़ उत्ते डील किया जाऊगा ते बड़े वधिया तरीके नाल हर बंदे की गल सुननी है, चाहे वो किसी भी पार्टी नाल संबंध रखता हो। जदों एक उम्मीदवार जितदा ते वो हर एक दा ही एमएलए। फिरोजपुर देहात से आम आदमी पार्टी की विधायक रजनीश से हर खबर ने पंजाब ब्यूरो हेड स्वर्णजीत सिंह बावा ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी पंजाब में नशे के खिलाफ 0 टॉलरेंस की नीति लेकर आएगी। और क्या कुछ कहा विधायक रजनीश ने, आए आपको सुनवाते हैं। देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। लगातार आम आदमी पार्टी के जीते हुए, मैं ये नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि विधायक जो है यहाँ पहुंच चुके हैं मोहाली में, और एक ऐसे ही विधायक जिन्होंने सबको सत्ते में डाल दिया एक ऐसी सीट से जहां बड़े बड़े कयास लगाए जा रहे थे, बड़े बड़े राजनीतिक दलों के बीच में ये चलन में था कि ये जीतेगा वो जीतेगा, लेकिन उन्होंने जीतकर ये दिखा दिया कि हाँ, आम आदमी भी विधानसभा चुनाव जीत सकता है। बिल्कुल आप ठीक समझ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं फिरोजपुर देहात की, जहां से रजनीश भैया आते हैं और हमारे साथ मौजूद है। रजनीश जी, बहुत बहुत स्वागत। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रजनीश जी, सबसे पहले आपके लिए, आपके विधानसभा क्षेत्र में कहा जाता है कि बड़े शांत किस्म के व्यक्ति हैं और बड़े शांतमय ढंग से चुनाव प्रचार प्रसार किया है। जब ग्राउंड जीरो पर हम रिपोर्टिंग कर रहे थे तो ये कहते थे टक्कर में बहुत बड़े बड़े नेता हैं, तो क्या कहेंगे, जीत तो रजनीश जी ले आए? रजनीश जी नहीं जीते हैं, आम आदमी पार्टी जीती है। और मुकाबला तो होता ही, अगर मुकाबला ना हो तो फिर लोग भी कहते हैं यार चुनाव में इस बार मज़ा नहीं आया। मेरा मुकाबला मेरे मुकाबले में जो थे, एक हमारे श्रोमणी अकाली दल के एक्स एमएलए थे और 2012 में वो एमएलए रहे हैं, और उसके बाद कांग्रेस से आशु बांगड़ थे, कई थे चुनाव मैदान में। आशु बांगड़ तो पार्टी छोड़कर गए और उसका कहीं ना कहीं फायदा हुआ, नुकसान हुआ, क्या कहेंगे? सत्कार, आशु बांगड़ ने
पार्टी के साथ गद्दारी की, और गद्दार जो होते हैं उन्हें ना भगवान माफ करता है ना पार्टी माफ करता है। रजनीश जी, फिरोजपुर पहले चर्चा में बहुत आया जब प्रधानमंत्री की रैली थी। कांग्रेस पार्टी पर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कटाक्ष किए गए, आम आदमी पार्टी के ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं आई। आपने फिरोजपुर से आते हैं, फिरोजपुर में वाकई में क्या ये देखने को मिला था कि वाकई में चूक, जिसका नुकसान जो है कांग्रेस को हुआ है इन चुनाव? जिस जगह के ऊपर प्रधानमंत्री जी का काफिला रुका था वो घर मेरे घर से एटलीस्ट कोई 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पे है, मैं हार्डली इतना होगा। दरअसल वो चूक हुई नहीं हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई, ये तो इंटेलिजेंस का काम है, इन्होंने अपनी रिपोर्ट देनी है। लेकिन सच्चाई ये है कि वहां पर इन्होंने बीजेपी वालों की तरफ से 1 लाख कुर्सियों का इंतजाम किया गया था, भीड़ 700-800 की पहुंची थी बस, ये सच्चा है। रजनीश जी, श्रोमणी अकाली दल भी फिरोजपुर को अपनी सीट मान करके चलता रहा। कांग्रेस पार्टी में चरणजीत सिंह चन्नी के 111 दिन को दिखाया गया, 4.5 साल भुला दिए गए। क्या लगता है कि आम आदमी, खास तौर पर मैं आम वोटर की बात कर रहा हूं, कि आम वोटर क्या समझ गया था ये कि सब ये चिकनी चुपली बात है? इस बार पंजाब की जनता ने एक बदलाव के लिए वोट किया। पंजाब की जनता बदलाव चाहती थी, क्योंकि बाकियों को तो इतना लंबा समय देखे हैं, 1952 से लेकर 2022 70 ईयर्स चले गए, 70 साल वोट ही डाल दिए। वही दो पार्टियां थी, अपनी अपनी बारी थी। अगर इसने काम नहीं किया तो लोगों के पास मजबूरी थी, इसने नहीं किया तो यार उसको आजमा लो। अगर इस बार इसने नहीं किया, चलो पिछली बार इसको किया था, पिछले वाला थोड़ा कम था, इस बार ज्यादा था, चलो पिछले वाले को फिर मौका दे दो। लेकिन इस बार लोगों के पास ऑप्शन थी। आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज रहने वाला है, क्योंकि आपसे पहले जितने भी विधायक रहे, फिरोजपुर बॉर्डर एरिया है और खास तौर पर नशा, और कभी कभी जब हम देखने को आता है कि आर्म्स भी पकड़े जाते हैं, तो नशा कितना बड़ा चैलेंज रहने वाला है फिरोजपुर को, क्योंकि इस समय बहुत ज्यादा चिट्टे की जो खेप है वहां पकड़ी जाती है। नशा फिरोजपुर देहाती के लिए नहीं, नशा ऑल ओवर पंजाब के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और नशा जो है वो नशा और करप्शन के अगेंस्ट आम आदमी पार्टी का 0 टॉलरेंस रहेगा, क्योंकि करप्शन के अगेंस्ट तो हमारे दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर भी माननीय अरविंद केजरीवाल जी और समूची आम आदमी पार्टी, और सबको पता ही है कि करप्शन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते हैं। और क्या लगता है कि आने वाले समय में कैबिनेट में नजर आएंगे रजनीश दहिया जी? ये फैसला पार्टी करेगी। और चलते चलते अपने वोटरों के लिए कोई संदेश या कोई मैसेज? मैं बस यही कहना चाहूंगा कि जिस उम्मीद के साथ, जिस आस के साथ आप लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट किया, आम आदमी पार्टी आपकी हर आस मुराद जो उम्मीद के ऊपर खरा उतरेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे फिरोजपुर देहात से रजनीश दहिया, और जो कि जीत कर पहुंचे हैं मोहाली में बैठक में शामिल होने के लिए, और बड़े ही शांत स्वभाव के हैं। और उन्होंने ये कहा कि उनके घर से महज 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर वो स्थल है जहां पर प्रधानमंत्री की रैली हुई थी। चूक है क्या है ये तो आईटीबी या इंटेलिजेंस बता पाएगी, लेकिन उन्होंने कहा कि हाँ, कांग्रेस की कहीं ना कहीं नाकामी तो ये जरूर थी। अपनी जीत को उन्होंने कहा ये लोगों की जीत है, और फिरोजपुर देहात में नशा फिरोजपुर के लिए नहीं बल्कि पंजाब के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, और आम आदमी पार्टी के लिए 0 टॉलरेंस की नीति जो है वो रहेगी पंजाब में। इस वक्त खास तौर पर यह देखा जा रहा है, क्योंकि बार बार नशा और रेत माफिया को लेकर आम आदमी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में ये मुख्य बिंदुएं रखी हैं। अब इस पर क्या आने वाले समय में कितनी सख्ती देखने को मिलेगी, या रेत माफिया समाप्त होता मिलेगा, ये तो अब आने वाला समय बता पाएगा। लेकिन इस समय सभी जीते हुए विधायक खुशी से फूले नहीं समा रहे, और अपनी अपनी विधानसभा में लोगों का धन्यवाद करते नहीं थक रहे। लेकिन एक बात तो गौर करने वाली है, इन सभी विधायकों में अगर मुख्य कोई चीज है वो है आम। आम शब्द इन पर बिल्कुल सटीक फिट होता है, क्योंकि अधिकतर जो जीते हुए प्रत्याशी अब विधायक बन चुके हैं वो सब अधिकांश आम परिवारों से आते हैं, आम शहरों से आते हैं। अब ये आम इंसान अब जो विधायक बना है, ये क्या आम लोगों के लिए काम कर पाएगा? देखते रहें हर खबर, पल पल की अपडेट आप तक लेकर आते रहेंगे। कैमरा पर्सन हरदीप के साथ मैं स्वर्ण, मोहाली से। आइए आपको सीधा लिए चलते हैं गुजरात, जहां पीएम मोदी क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। और आज भवन देखने के बाद, आज ये भवन देखने के बाद मुझे लगता है इसकी शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इस भवन को हरा भरा रखना, ऊर्जावान रखना, शानदार बनाए रखना, ये दायित्व
एक कॉन्ट्रैक्टर बिल्डिंग बना करके चले जाने से नहीं होता है, एक सरकार बजट खर्च कर दे इससे नहीं होता है। उसमें रहने वाला हर व्यक्ति उसे अपना माने, हर दीवार को अपनी माने, हर खिड़की को अपनी माने, हर फर्नीचर की एक एक चीज को अपनी माने और उसको अच्छा बनाने के लिए खुद कुछ करता रहेगा, तब जाकर के ये भवन अपने आप में शानदार रह सकते हैं। एक जमाना था अहमदाबाद में जब IIM बना था, 50 साल पहले की बात है, 50-60 साल पहले का वो भवन पूरे हिंदुस्तान में एक मॉडल के रूप में माना जाता था। बाद में जब नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का हमारा भवन बना तो पूरे हिंदुस्तान में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के भवन की तरफ लोगों का आकर्षण हुआ था। मैं आज पक्का मानता हूं कि आने वाले दिनों में ये रक्षा यूनिवर्सिटी का कैंपस भी लोगों के लिए आकर्षण का कारण बनेगा। हमारे कालखंड में ही IIT का जो कैंपस बना हुआ है, एनर्जी यूनिवर्सिटी का जो कैंपस बना हुआ है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का कैंपस बना हुआ है, फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का जो कैंपस बना हुआ है, मैं समझता हूं इसमें एक और रत्न हमारे इस रक्षा यूनिवर्सिटी का कैंपस भी एक नया रत्न बनकर के जुड़ गया है और इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि यहां पर एक नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ और देश का जो क्वालिटी, यानी एक प्रकार से सोसाइटी का जो कृमि बच्चे होते हैं, मैं उनसे निमंत्रण देता हूं कि आप इस काम को छोटा मत मानिए। आइए, ये देश की सेवा करने का बहुत बड़ा क्षेत्र है और कोई यहां आए हुए भी और हमारे पुलिस के जवान भी, हमारी होम मिनिस्ट्री भी, ये कभी गलती हम नहीं करें। हमने न गलती की है पहले से। हमारा ये पुलिस यूनिवर्सिटी नहीं है, ये पुलिस यूनिवर्सिटी नहीं है, ये रक्षा यूनिवर्सिटी है जो संपूर्ण राष्ट्र की रक्षा के संदर्भ में मैन पावर तैयार करने वाली यूनिवर्सिटी है। वो अनेक फील्ड में जाएंगे, यहां से ऐसे लोग भी तैयार होंगे जो रक्षा के क्षेत्र में काम करने वालों का न्यूट्रिशन क्या होना चाहिए उसकी एक्सपर्टाइज होगी। कोई ऐसे एक्सपर्ट तैयार होंगे कि क्रिमिनल दुनिया के रिकॉर्ड बनाने के सॉफ्टवेयर कैसे होने चाहिए उस पर काम करेंगे। जरूरी नहीं कि उसको यूनिफॉर्म पहनने की नौबत आए, लेकिन वो यूनिफॉर्म की साइकी जानता है। काम कोई भी करता है वो मिलकर के अच्छा परिणाम दे सकते हैं। इस भावना के साथ आज इस यूनिवर्सिटी का हम प्रगति की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और जैसा हमने सोचा है, फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी देश में फैलनी चाहिए, रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी देश में फैलनी चाहिए। और विद्यार्थी काल से बच्चे के मन में, कुछ बच्चे रहते हैं जो बचपन से सोचते हैं मुझे स्पोर्ट्स पर्सन बनना है, कुछ लोग बचपन से सोचते हैं हमें डॉक्टर बनना है, कुछ लोग बचपन से सोचते हैं हमें इंजीनियर बनना है। ये एक क्षेत्र है। भले आज एक तबका है जो आज भी नकारात्मक का वातावरण यूनिफॉर्म के प्रति बना हुआ है, लेकिन हम अपने कर्तव्य से, अपने कठोर परिश्रम से और अपने मानवीय मूल्यों की इज्जत करते हुए काम करेंगे तो मुझे पक्का विश्वास है कि जो परसेप्शन बना हुआ है उसको बदल करके सामान्य मानवीय में विश्वास जताने का काम हमारी ये यूनिफॉर्म फोर्स कर सकते हैं। और जब यूनिफॉर्म फोर्स करता हूं तब सरकारी दायरे में काम करने वाले, पट्टा और टोपी लगाने वाले की बात में सिर्फ सीमा नहीं करता हूं। आज प्राइवेट सिक्योरिटी भी बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ रही है, बहुत बड़ी मात्रा में प्राइवेट सिक्योरिटी का क्षेत्र बना हुआ है। और मैंने देखा है कई स्टार्टअप डेवलप हो रहे हैं जो सिर्फ रक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आपकी ये ट्रेनिंग ऐसे नए नए स्टार्टअप की दुनिया में आने के लिए भी आपको निमंत्रण देती है। मुझे विश्वास है कि आप जैसे साथी, मेरे नौजवान साथी, देश की रक्षा को प्राथमिकता देते हुए जब आगे आ रहे हैं, तब एक और बड़ा क्षेत्र है जिसको हमने समझना होगा। जैसे मैंने शुरू में कहा कि नेगोशिएशंस की एक आर्ट होती है। जब ट्रेनिंग होती है तब जाकर के अच्छे नेगोशिएटर बनते हैं, और जब नेगोशिएटर बनते हैं तो ग्लोबल लेवल पे काम आते हैं। धीरे धीरे आप प्रगति कर करके ग्लोबल लेवल के नेगोशिएटर बन सकते हैं। और मैं मानता हूं ये भी समाज जीवन के अंदर बहुत बड़ी आवश्यकता है। उसी प्रकार से मॉब साइकोलॉजी, क्राउड साइकोलॉजी, इसको अगर आपने साइंटिफिक तरीके से अध्ययन नहीं किया है तो आप उसको हैंडल नहीं कर सकते हैं।
रक्षा यूनिवर्सिटी के माध्यम से हम उस प्रकार के लोगों को तैयार करना चाहते हैं कि जो इस प्रकार के कब हालात में भी चीजों को संभालने का सामर्थ्य रखे। हमें देश की रक्षा के लिए डेडिकेटेड वर्कफोर्स हर स्तर पर तैयार करना होगा। मुझे आशा है कि हम सब मिलकर के उस दिशा में प्रयास करेंगे। मैं आज जिन विद्यार्थी को अपनी पढ़ाई पूरी कर करके जाने का अवसर मिला है, मैं उनको भी अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन मैं उनको कहना चाहूंगा, हो सकता है आते समय आपके मन में विचार आया हो कि यार एक बार यूनिफॉर्म पहन लिया ना, फिर तो सारी दुनिया मुट्ठी में है। ये गलती मत करना दोस्तों। ये यूनिफॉर्म की इज्जत बढ़ाने वाला काम नहीं होता है। यूनिफॉर्म की इज्जत बढ़ती है, उसके भीतर मानवता जिंदा होती है। यूनिफॉर्म की हिम्मत बढ़ती है जब उसके अंदर करुणा का भाव होता है। यूनिफॉर्म की कीमत तब बढ़ती है जब माताओं, बहनों, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित के लिए कुछ कर गुजरने की आकांक्षाएं भीतर जगती है, तब जाकर के यूनिफॉर्म की ताकत बढ़ती है। और इसलिए मेरे साथियों, आपके जीवन में यूनिफॉर्म तो आने ही वाला है, किसी न किसी रूप में आने वाला है, क्योंकि आप इस क्षेत्र से जा रहे हैं। तब मानवता के उन मूल्यों को जीवन में सर्वोपरि मान करके हमें जाना है। हमें मन में संकल्प लेकर के जाना है कि समाज जीवन में इस फोर्सेस के प्रति जो भाव बना हुआ है, उस अभाव को प्रभाव रहते हुए भी अपनेपन के भाव से मुझे जोड़ना है। और इसलिए मैं चाहता हूं यूनिफॉर्म का प्रभाव बना रहना चाहिए, लेकिन उसमें मानवता का भाव कतई नहीं होना चाहिए। इस भाव को लेकर के मेरी सारी नौजवान पीढ़ी आगे बढ़ेगी तो बहुत बड़ा परिणाम मिलेगा। मेरे लिए खुशी की बात है, जब अभी मैं यहां सम्मानित कर रहा था कुछ विद्यार्थियों को, मैंने गिना नहीं, लेकिन मेरी प्राथमिक इंप्रेशन ये है कि शायद बेटियों की संख्या ज्यादा थी। इसका मतलब यह हुआ, जैसे रक्षा क्षेत्र में आज हमारी बेटियां इन दिनों पूरे देश में पुलिस बेड़े में बहुत बड़ी तादाद में हमारी यहां बेटियों का स्थान बना हुआ है। बहुत बड़ी मात्रा में बेटियां हमारी आ रही है। इतना ही नहीं, सेना में बहुत बड़े पदों पर आज हमारी बेटियां आगे बढ़ रही हैं। उसी प्रकार से एनसीसी, मैंने देखा है कि एनसीसी के कैडेट में भी बहुत बड़ी मात्रा में बेटियां आ रही है। आज भारत सरकार ने एनसीसी का भी व्याप बहुत बढ़ा दिया है, अनेक गुना बढ़ा दिया है। और सीमावर्ती जो स्कूल्स हैं, कभी कभी आप भी एक एनसीसी के रूप में भी स्कूलों में भी धीरे धीरे डेवलप हो सकते हैं। आप स्कूलों के एनसीसी को भी संभालने में बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। उसी प्रकार से जो सैनिक स्कूल है, उन सैनिक स्कूलों में भी बेटियों के प्रवेश का एक बहुत बड़ा निर्णय भारत सरकार ने किया है। तो हमारी जो बेटियों की शक्ति है, और हमने देखा है जीवन का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसके अंदर प्रभावी भूमिका हमारी बेटियां न करती हो। चाहे ओलंपिक में विक्ट्री प्राप्त करने आना हो तो उसमें भी मेरी बेटियां ज्यादा है। साइंस के क्षेत्र में देखो तो हमारी बेटियां ज्यादा है। उसी प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में देखो हमारी बेटियां ज्यादा है। सुरक्षा के क्षेत्र में भी जब हमारी बेटियों का प्रभुत्व भी उतना ही भागीदारी वाली होगा, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे देश की माताओं बहनों को सुरक्षा का एहसास होगा। और इस भाव को लेकर के, उस भूमिका को लेकर के आप सब आगे आए। एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव जब हमने लिया है, उस इनिशिएटिव को सफल बनाने का काम पहली बैच का ज्यादा होता है। एक यूनिवर्सिटी कितना बड़ा परिवर्तन ला सकती है, एक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की इंस्टीट्यूट कितना बड़ा परिवर्तन ला सकती है। गुजरात की धरती की दो घटनाएं मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। बहुत समय पहले, और उस समय गुजरात में सरकार का रोल नहीं था, लेकिन यहां के जो महाजन लोग थे, अहमदाबाद के समाज के जो श्रेष्ठी लोग थे, व्यापारी लोग थे, उन्होंने मिलकर के तय किया कि गुजरात में एक फार्मेसी का कॉलेज होना चाहिए। आज से 50-60 पहले फार्मेसी का एक कॉलेज बना, तब वो एक मामूली सा कॉलेज का निर्माण हुआ। लेकिन आज
फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अगर गुजरात लीड करता है तो उसका मूल, वो जो एक छोटी सी फार्मेसी कॉलेज बनी थी, उसमें से जो लड़के तैयार हुए थे, आगे चल करके गुजरात फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का बहुत बड़ा हब बन गया। और वही फार्मा आज दुनिया का, कोरोना के बाद दुनिया के माना है कि हिंदुस्तान फार्मा का हब है। ये काम एक छोटी सी कॉलेज से शुरू हुआ था। उसी प्रकार से अहमदाबाद IIM, वो यूनिवर्सिटी नहीं है, वो डिग्री कोर्स नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी की सैंक्शन नहीं है, एक सर्टिफिकेट कोर्स है। जब प्रारंभ हुआ तो लोग शायद सोचते होंगे ये 6-8 महीने 12 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स से जिंदगी में क्या होगा, लेकिन करनाल में फूड सप्लाई विभाग में फर्जीवाड़ा सामने आया, जहां मामला शहर थाना क्षेत्र का है, जहां फूड सप्लाई विभाग के इंस्पेक्टर और डिपो धारक पर फर्जी BPL राशन कार्ड बनाकर राशन हड़पने का आरोप है। इस दौरान विभाग के AFSO ने मामले की जांच की, जिसमें 110 राशन कार्ड फर्जी मिले। वही पार्षद प्रतिनिधि का कहना है कि ये गरीब जनता का राशन है, गरीब जनता तक पहुंचाना चाहिए। राशन कार्ड फर्जीवाड़ा में पकड़े गए इंस्पेक्टर देवेंद्र समेत अन्य लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जनता का राशन है और गरीब जनता तक ये राशन पहुंचना चाहिए। और जिस प्रकार से एक ये मुहिम छिड़ी है, एक जैसे पकड़ा गया है देवेंद्र मान जिसका नाम बता रहे हैं इंस्पेक्टर जो है, तो इनके खिलाफ बिल्कुल पूरी कार्रवाई होगी। और ये लोग क्या करते हैं, अमीरों को राशन देते हैं, गरीब वैसे के वैसे रह जाते हैं। तो मैं सरकार से भी गुजारिश करूंगा और खुद भी जब मुख्यमंत्री जी आएंगे तो मैं इस बारे में बात करूंगा मुख्यमंत्री जी से। AFSO साहब जो हैं खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के, उनकी तरफ से एक कंप्लेंट आई थी, उनको किसी ने कंप्लेंट की थी और उन्होंने जांच के बाद हमें वो कंप्लेंट FIR लॉन्च करने के लिए भेजी थी, जिसमें आरोप था, शिकायतकर्ता का आरोप था कि जो फूड एंड सप्लाई के इंस्पेक्टर हैं और उन्होंने अन्य कई व्यक्तियों ने मिली भगती से फेक जो जाली BPL कार्ड हैं वो तैयार करके और उनसे राशन वितरण किया है। तो जिसकी जांच उनके कंसर्न डिपार्टमेंट द्वारा जो फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट है की गई और जांच के उपरांत उन्होंने हमारे पास AFSO साहब ने FIR लॉन्च करने के लिए भेजा था। हमने उसके संदर्भ में केस। आम आदमी पार्टी खेमकर विधानसभा के विधायक श्रवण सिंह से हर खबर के पंजाब ब्यूरो हेड स्वर्णजीत सिंह बावा ने खास बातचीत की। इस दौरान विधायक स्वर्ण सिंह ने तहे दिल से लोगों का धन्यवाद किया। तो वही जिन्होंने श्रवण सिंह भारी मतों से उन्हें जिताया और क्या कुछ कहा विधायक श्रवण सिंह ने, आइए आपको सुनाते हैं। देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हल्का खेमकरन से जीत दर्ज करवा श्रवण सिंह यहाँ पहुंचे हैं और हमारे साथ मौजूद है। श्रवण जी, बहुत बहुत बधाई। आपको बधाई होगी, थैंक यू। आज विधायक दल की बैठक और भगवंत मान पहले दिल्ली गए, वहाँ न्योता देकर के आए और अब बैठक में उन्होंने शिरकत की। क्या मुख्य, पहले तो हम ये जानना चाहेंगे बैठक में निकल कर साथ। हेलो, आज का मुख्य एजेंडा था जी भगवंत मान जो हमारे विधायक दल के नेता चुने गए, सभी विधायकों ने उनको अपना नेता चुना। ये हमारी आम आदमी पार्टी के लिए और बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि भगवंत मान जी हैं जो वो बहुत बढ़िया इंसान है और उन्होंने आम आदमी पार्टी को खड़ा करने में बहुत मेहनत की। श्रवण जी, बहुत टक्कर जो है वो आपके विधानसभा क्षेत्र में भी देखने को मिली खेमकरन में, तो घबराहट नहीं हो रही थी? एक तरफ अकाली दल, कांग्रेस जिसकी 5 साल सरकार रही और चरणजीत चन्नी के 111 दिन दिखाए जा रहे थे, दर्शाए जा रहे थे, आम बार बार चन्नी ये कह रहे थे मैं हूँ आम आदमी, तो क्या लगता है? भैया घबराहट किस बात की, क्योंकि हमने अपने गुरु पर विश्वास, हमने उनका वोट आसरा लेकर ये लड़ाई लड़ी और जो लोग थे और जो जनता थी पंजाब की, वो बहुत बड़ा बदलाव लाने के लिए बहुत काली पड़ रही थी, क्योंकि उनको पता था कि ये लोग जो बार बार जीत रहे हैं, उन्होंने पंजाब का कुछ भी नहीं किया और उन्होंने हमारी विधानसभा क्षेत्र पे बहुत बड़ी जीत दर्ज करवाई और बहुत बड़ा हमारा समझ लीजिए कि एक
तरह का एक निमाने आदमी को उन्होंने बहुत बड़ा साथ दिया। सरवन जी, आज इस बैठक में क्या पोर्टफोलियो डिसाइड हुआ कि किस विधायक को मंत्रालय मिलने वाला, कोई कैबिनेट की ऐसी रूपरेखा तैयार हुई? भैया ये तो हमारी जो सीनियर लीडरशिप है उनको मालूम होगा, हमें मालूम नहीं। हमें तो सिर्फ जो विधायक दल के नेता चुनना था भगवान जी को, उसके लिए मीटिंग बनाई। अरविंद केजरीवाल का बयान आया था बीते कल कि उन्होंने कहा कि हमें विरोधी गालियां भी देंगे, गालियां देते भी आए हैं। मुझे उन्होंने काला अंग्रेज कहा, लेकिन आप सब ने विनम्रता रखनी है, किसी को गाली के जवाब में गाली नहीं देनी, भगवान देखेंगे। तो क्या आप सब जितने भी आम आदमी पार्टी से संबंधित और खासतौर पर विधायक हैं, तो क्या अपने संयोजक की इस बात पर सहमति जताते हैं? बिल्कुल जी, क्योंकि हमें भी जो पंजाब की जनता है उन्होंने वोट ही इस भरोसे पर दी कि ये लोग जो है वो शरीफ आदमी है, किसी का नुकसान नहीं करेगी। आम आदमी पार्टी किसी का नुकसान नहीं करेगी, इसलिए लोगों ने वोट आम आदमी को डाली। जो केजरीवाल जी कह रहे हैं वो बिल्कुल सच कह रहे हैं, क्योंकि पंजाब की जनता ने पर्चों वाली जो सिस्टम है उससे पंजाब की जनता ने क्या लेना, उनको क्या मिला भी, क्योंकि लोग तो समझ रहे हैं कि हमने इस जंजाल से निकलना है। कोई भी बंदा लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता, हर एक आदमी चाहता है कि हम राम की जिंदगी हम बताएं। आपने कहा FIR नहीं चाहते, लेकिन लाल डेयरी की बात हुई थी, अकाली दल लाल डेयरी सुखबीर सिंह बादल और मजीठिया किया करते थे। अभी एयरपोर्ट पे भगवंत साहब मिले हमें, मान साहब, उन्होंने कहा लाल डेयरी तो फट गई, अब हरी डेयरी लगा दी। तो क्या आपने भी अपने विधानसभा क्षेत्र में लगाई ऐसी कोई? तो भैया हमारे जो नेता हैं, जो उनकी सोच है वही हमारी सोच है। भगवान जी ने आपको बोल दिया हरी डेयरी, और सभी विधायक हरी डेयरी लगाएंगे। चलते चलते अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए कोई संदेश या कोई मैसेज? मैं तो बस आपने मैसेज दे ही दिया केजरीवाल साहब का कि हम संयम रखेंगे, हम अपना भाईचारा कायम रखेंगे और लोगों का भरोसा दोबारा से। 16 तारीख को जा रहे हैं खटकड़ कला, जहाँ पर शपथ समारोह होना है। बिल्कुल जाएंगे जी। हमारे ये देखो ये भी विधायक है, हमारे सनौर साहब, रमजीत पठान माजरा जी, सभी भाई भाई हम जाएंगे। और जो शहीद भगत सिंह जी जो खटकड़ कला समझ लीजिए कि एक जन्मभूमि है, वहाँ पर जाके पंजाब को समझ लो कि नई दिशा के लिए नई सरकार बनाई। ये थे सरवन सिंह, और आपने देखा कि किस प्रकार से विनम्रता जो है आम आदमी पार्टी के हर विधायक में नजर आ रही है। देखते रहे हर खबर। कैमरा पर्सन हरदीप के साथ मैं स्वरण सिंह बाबा, नमस्कार। बुलेटिन फिलहाल के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।